नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहां पर यूपीएससी प्री के लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी प्री के जीएस पेपर में आपकी एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री आती है, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये जो 8वां चैप्टर है, ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। इसके 2 अध्याय हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। आज इसका तीसरा अध्याय है, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना, यानी कि अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर ग्रामीण क्षेत्रों पर किस प्रकार से शासन या प्रशासन चलाया गया था। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो देखिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न क्या कहता है, किस गवर्नर जनरल को मुगल बादशाह द्वारा बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दी गई थी? वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी या वेलेजली? तो दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं, जो गवर्नर जनरल था जिनको बंगाल की दीवानी दी गई थी वो आपको रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कब दी गई थी और जान लीजिए, ये आपके 12 अगस्त को दी गई थी। कब दी गई थी? 12 अगस्त। और टाइम आपका था 1765। कब था? 1765। देखिए दोस्तों, ये जो आपके बंगाल के जो नवाब थे, जिनका नाम था मीर कासिम, को तो हटा दिया गया था गद्दी से। उसके बाद मीर जाफर की मृत्यु हो जाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने यह नारा दिया कि ताकि अब हम खुद नवाब बनेंगे, और उसी के तहत इन लोगों ने मुगल बादशाह से बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ले ली थी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, सन 1865 से पहले कंपनी सोने और चांदी का आयात कहाँ से करती थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 1865 से पहले कंपनी सोने और चांदी का आयात कहाँ से करती थी? पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, 1865 से पहले कंपनी सोने और चांदी का आयात आपका ब्रिटेन से करती थी। महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि सोने का आयात होता रहता भारत में, सोने और चांदी का तो कोई दिक्कत ना थी। पर जैसे ही उन लोगों को बंगाल की दीवानी मिल गई, तो वहीं के राजस्व के पैसों से ये सामानों को खरीद करके बाहर निर्यात करने लगे, यानी बाहर से सोना चांदी आना भारत में बंद हो गया था। ये सबसे तगड़ा नुकसान था उस टाइम का। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, 1770 में भारत में पड़े अकाल का असर बंगाल पर क्या हुआ? 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, 2 करोड़ लोगों की मौत हुई, 1 लाख लोगों की मौत हुई, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों, 1770 में जो अकाल पड़ा था, उसका सबसे तगड़ा दुष्प्रभाव ये पड़ा कि 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में जाने के कारण वैसी बिगड़ गई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंपनी के व्यापार पर ध्यान दिया था, या ना कि बंगाल की अर्थव्यवस्था पर। बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। ओके दोस्तों, लोग वहाँ से छोड़ के भागने लगे थे उन क्षेत्रों को। और देखिए दोस्तों, बंगाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी उस टाइम पर। कितनी? 1/3 आबादी। कितनी आबादी? 1/3 आबादी पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी, यानी मृत्यु के गर्त में समा चुकी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। स्थायी बंदोबस्त कब और किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया या की गई? 1800 में वारेन हेस्टिंग के समय, 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय, 1850 में लॉर्ड माउंटबेटन के समय, या निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोगों को बता देते हैं, स्थायी बंदोबस्त ये आपकी 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ की गई थी। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त था क्या? देखिए, अर्थव्यवस्था तो फेल हो चुकी थी अंग्रेजों के समय में। तो अर्थव्यवस्था को डेवलप्ड करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को डेवलप्ड करने के लिए एक बंदोबस्त सिस्टम लाया गया, जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। तो देखिए, इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई, और उन्हें कर वसूलने एवं कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। परंतु दोस्तों, क्या हुआ आगे चल करके, और देखिए, इसमें क्या था कि जो राशि थी, जो चुकाई जाने वाली राशि थी, जो राजा लोग चुकाते थे और तालुकेदार चुकाते थे, उसे स्थायी रूप से तय कर दिया गया, जिसकी आगे कभी बढ़ने की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों द्वारा यह कह दिया गया कि निश्चित राशि कभी बढ़ेगी नहीं। उनका मानना ये था कि जिससे किसानों, जमींदारों के पास पैसा बचेगा, जिससे वो लोग ज़मीन पर खर्च करेंगे, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी।
पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनका टैक्स ही इतना ज़्यादा था तो वो ज़मीन पर खर्च कर ही नहीं पाए जमींदार लोग, और जो लोग टैक्स नहीं चुका पाते थे उन लोगों की ज़मीनों को इनके द्वारा नीलाम कर दिया जाता था। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अभी इन लोगों की फेल साबित हुई थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हुल्ट मैकेंजी ने 1882 में जो महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की उसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों पहले ये लोग स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लेके आए, उसके बाद महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था लेके आए। कौन लेके आया? हुल्ट मैकेंजी। कब लेके आया? 1882 में। अब देखिए, मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। दोस्तों गांव तो भारत की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था आज भी है और उसको बचाए रखना चाहिए। ये मैकेंजी का एक अच्छा विचार था। मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टरों ने गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की कि जमीन के अंदर उर्वरक क्षमता कितनी है, कैसी मिट्टी है, कैसी मृदा नहीं है, खेतों को मापा, कितनी लंबाई चौड़ाई के खेत हैं, विभिन्न समूहों के लोगों के रीति रिवाजों को समझा। ये सारी चीज़ें मैकेंजी द्वारा की गई थी। दोस्तों गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर उसने ये अनुमान लगाया कि एक गांव में एक खेत है, उस खेत में 1 बोरी अनाज हो सकता है, 2 बोरी हो सकता है, उसका अनुमान लगाया और राजस्व यानी कर को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से, ग्राम समूह जैसे महाल कहते थे, महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। अप्रॉक्सीमेटली हिसाब लगाता था, लगभग में, ऐसा तो नहीं था कि फिक्स निकल गया, मगर लगभग में उसका हिसाब लगाया। और देखिए राजस्व एकत्रित कर उसे कंपनी को सौंपने का कार्य जमींदार को सौंपा गया। दोस्तों ये पॉइंट गलत है। मैकेंजी ने सब कुछ किया परंतु राजस्व जो एकत्रित कर उसे कंपनी को सौंपने की जिम्मेदारी के विषय में उसने कुछ नहीं कहा। उसका कहना था राजस्व एकत्रित कर कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को ही महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था नाम दिया गया था। ओके दोस्तों दोबारा समझ लीजिए, राजस्व को इकट्ठा कर कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को दे दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। ओके दोस्तों अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों आपको चौथा कथन असत्य है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 6, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह कौन सी नई व्यवस्था विकसित की गई? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था तो दोस्तों फेल हो रही थी, तो एक नई व्यवस्था लाना कंपलसरी था। तो वो नई व्यवस्था जो थी वो कौन सी नई व्यवस्था विकसित की गई थी? महालवारी के विषय में अभी भी पता पड़ चुके हैं। महालवारी व्यवस्था भी पूरी तरीके से फेल थी। राजस्व वसूली वो लोग करते ही थे कर के माध्यम से। जो व्यवस्था इसकी जगह विकसित की गई उसका नाम था रैयतवारी व्यवस्था। कौन सा था? रैयतवारी व्यवस्था। ओके दोस्तों इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी आपको अगले पेज पर देंगे। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, अंग्रेजों ने किन चीज़ों की खेती पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था? अफीम और नील की खेती पर, पटसन और चाय की खेती पर, गन्ना और गेहूं की खेती पर, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सबसे ज़्यादा जिसकी खेती पर बल दिया गया था वो आपकी थी अफीम और नील। क्या था? अफीम और नील। इन दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको अब हम बताते हैं अगले पेज पर। देखिए ये देखिए दोस्तों, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को विकसित किसने किया था? टॉमस मुनरो ने। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। देखिए राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण करना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों इन लोगों का मानना तो ऐसा था परंतु ये व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुई थी, फेल हुई थी। आगे देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए अंग्रेज ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व के साथ साथ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा करवाना चाहते थे। अपने अकॉर्डिंग फसलों को भी भारत में उपजाऊ या उगवाना चाहते थे। इसी कारण 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमने अगले प्रश्न की ओर। देखिए यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय किसानों से पैदा करवाई गई फसलों को सुमेलित कीजिए। देखिए कौन कौन सी जगह पर अंग्रेज़ों ने कौन कौन सी फसल पैदा करवाई थी भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती या दबाव डाल करके। देखिए पटसन जो है आपका वो आपका बंगाल में पैदा करवाया गया था। कहाँ पर उगवाया गया पटसन को? बंगाल में। उसके बाद आपकी
चाय तो आज आप जानते ही हैं, चाय आपके आसाम के बागानों में उत्पन्न करवाई गई। गन्ना जो आपका था संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ उत्पन्न करवाया गया। आज भी सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में ही उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों गेहूँ आपके पंजाब में उगवाए गए। और देखिए कपास आपकी इन्होंने महाराष्ट्र और पंजाब दोनों में सम्मिलित रूप से उत्पन्न करवाई। उसको चावल इन लोगों ने मद्रास में पैदा करवाया। कहाँ पैदा करवाया? मद्रास में उगवाया इन्होंने। दोस्तों ऑप्शन देखिए, पहले का चौथा सही है, दूसरे का पांचवा सही है, तीसरे का तीसरा, चौथे का छठा, पांचवें का दूसरा और छठे का पहला, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कलमकारी छपाई का संबंध भारत के किस राज्य से था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों कलमकारी छपाई जो थी, जो नील से छापी जाती थी रंग बिरंगी, क्योंकि सूत का उत्पादन भारत में अत्यधिक होने लगा था, तो छपाई का कार्य भी जोरों शोरों से चलने लगा था। तो कलमकारी जो छपाई थी वो आपकी आंध्र प्रदेश की थी। किस राज्य की थी? आंध्र प्रदेश की थी। अब देखिए अगला प्रश्न, 19वीं सदी के इंग्लैंड के प्रसिद्ध कलाकार थे जो छपाई का कार्य करते थे दोस्तों। हैडसन थे या विलियम मॉरिस थे, जेम्स मिल थे या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं विलियम मॉरिस वो थे, वो कलाकार थे जो नील के माध्यम से कलाकारी किया करते थे कपड़ों पर। इन दोनों प्रश्नों की महत्वपूर्ण जानकारी नेक्स्ट पेज पर चित्र के माध्यम से हमने आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। देखिए जब तक अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न, ब्रिटिश शासनकाल में बागानों का जिक्र किसके विषय में नहीं किया गया है? बागानों में कॉफ़ी गन्ना उत्पादन करवाना, तंबाकू चाय उत्पादन करवाना, कपास उत्पादन करवाना, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए पहले तो समझ लीजिए बागानों में करवाते क्या थे वो लोग। बागान एक विशाल खेत होता था, विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। वहाँ पर कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास के विषय में बागानों का जिक्र किया गया है। किस किस के विषय में किया गया? कॉफ़ी के में, गन्ना के में, तंबाकू के में, चाय के में और आपका कपास के में। तो दोस्तों कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास, तो निम्न में से कोई नहीं है इसका। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, कलमकारी छापा है। कौन सा? कलमकारी छापा कहाँ का प्रसिद्ध था? ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ, आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ओके दोस्तों, दूसरी तरफ ये ब्रिटेन के थे, मॉरिस थे, कॉटन पर छापा लगाया उन्होंने। देखिए दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूलों वाले छापे हैं। देखिए दोस्तों दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है, जो कि नील हिंदुस्तान से ही जाती थी इनके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नील का पौधा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में उगता है? शीतोष्ण क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों नीम या नील का पौधा मुख्य रूप से आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। कहाँ उगता है नील का पौधा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और भारत की जलवायु आपकी उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, इसलिए यहाँ पर अत्यधिक नील पैदा होती थी। और भी इससे महत्वपूर्ण बिंदु, आपके संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। जब तक अगला प्रश्न देखिए। भारत के बाहर नील के बागान एवं नील की खेती किन देशों में नजर आए हैं? कैरेबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग्स में फ्रांसीसी में, ब्राज़ील में पुर्तगाली और जैमका में ब्रिटिश में, वेनेजुएला में स्पेनिश और अमेरिकी, जापान और संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है किन देशों में नज़र नहीं आए, तो कैरेबिया में भी नज़र आई थी, ब्राज़ील में, पुर्तगाल में, जमैका, ब्रिटिश में, वेनेजुएला में, स्पेनिश और अमेरिका में भी। पर दोस्तों जापान और संयुक्त अरब अमीरात में नील की खेती के कोई साक्ष्य नहीं मिले, ना ही कोई इतिहास की ऐसी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों को बता देते हैं। देखिए भारतीय नील का पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का प्रयोग करते थे। ओके दोस्तों, एक और था नील जैसा ही पौधा जिसका नाम था बॉर्ड। क्या था? बॉर्ड। परंतु ये भारत में नहीं होता था। बॉर्ड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था।
इसलिए यूरोप से आसानी से मिल जाता था, यूरोप की साइड में होता था इसलिए वहाँ पर आसानी से मिल जाता था। इससे बैगनी और नीला रंग बनाया जाता था। कौन कौन सा रंग बनाया जाता था? इससे बैगनी और नीला रंग बनाया जाता था। परंतु दोस्तों चक्कर क्या था, इससे जो नीला रंग बनाया जाता था वो भारतीय नील की तुलना में काफ़ी बेजान था और काफ़ी फीका था। बेजान भी था और काफ़ी फीका भी था, इसलिए भारतीय नील की मांग जो थी वो यूरोपीय बाजारों में काफ़ी बढ़ गई थी। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं 14वां। सेंट डोमिंग्स में अफ्रीकी गुलामों द्वारा की गई बगावत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सेंट डोमिंग्स में नील की खेती करवाई जाती थी बागानों में, परंतु दोस्तों वहाँ पर गुलामों द्वारा, अफ्रीकी गुलामों द्वारा बगावत कर दी गई थी। उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए, 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने फ्रांसीसी उपनिवेशक सेंट डोमिंग्स में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया था। हकीकत बात है, उन्होंने नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया था जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके। इन बागानों में काम करने वाले गुलामों ने 1791 में बगावत करते हुए बागानों को जला दिया एवं धनी मालिकों को मार डाला। तो दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है कि वहाँ के बागानों में काम करने वाले गुलामों ने 1794 में बगावत की, बागानों को जला के नष्ट कर दिया और धनी मालिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। अब देखिए, 1792 में फ्रांस ने दास प्रथा समाप्त करने का विचार दिया और कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। दोस्तों जब गुलामों द्वारा ऐसी हरकत कर दी जाएगी तो नील की खेती तो ठप होगी। पर दोस्तों 1792 में फ्रांस ने दास प्रथा समाप्त करने का विचार ही नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने टोटली दास प्रथा को समाप्त ही कर दिया था। इस प्रकार आपका तीसरा पॉइंट गलत है। दोबारा सुन लीजिए, नील की खेती कंपनी और निजी लोगों द्वारा की जाती थी और कंपनी से कर्ज लेकर वो लोग खेती भी कर सकते थे। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं, 1788 में भारत से मात्र 30% नील यूरोपीय देशों में जाता था। दोबारा सुन लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, 1788 में भारत से मात्र 30% नील जाता था। अब देखिए इस समय यहाँ पर ये अफ्रीकी गुलामों ने आग वगैरह लगा दी, मालिकों को मार दिया। उसके बाद देखिए सन कौन सी आती है? 1810। 1810 में ये मात्रा बढ़कर 95% तक पहुँच गई थी। यानी कि 1810 में भारत से जाने वाला नील की जो मात्रा थी 95% थी। कितनी परसेंट थी? यानी भारत से 95% नील बाहर विदेशों में या यूरोपीय देशों में भेज दिया जाता था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, नील की खेती कितने तरीके से होती थी? 3, 4, 2, 1। तो दोस्तों नील की खेती 2 तरीकों से होती थी। ये हम आपको अगले पेज पर समझाएंगे वो 2 तरीके कौन कौन से थे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 16, नील की खेती की रैयती व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या पट्टा करते थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। बिल्कुल सही बात है। दस्तखत करने वालों को नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिलता था। बिल्कुल मिलता था दोस्तों, नगद कर्ज मिलता था और उन्हें नील की खेती करने के बाद वो उस कर्ज को चुका करके दोबारा कर्ज ले सकते थे और जो खेती करने के लिए हल वगैरह वो मालिकों द्वारा दिए जाते थे। ओके दोस्तों, ये पॉइंट भी आपका दूसरा भी सही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 50% भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। दोस्तों जबकि ये पॉइंट गलत है, करीबन 25% भूमि पर नील की खेती करनी होती थी। पर क्या था दोस्तों, विवाद जब उत्पन्न हुआ जब वो नील की खेती अच्छी ज़मीन पर करवाना चाहते थे 25% में भी। और नील में क्या होता दोस्तों, नील की जो जड़ें थी, भारतीय नील की जड़ें काफ़ी गहरी थी और उसको जब खोदा जाता था या नील की फसल जब पूरी हो जाती थी तो उसके बाद उसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक पहुंच जाती थी, तो भूमि की उर्वरता यानी कि उपजाऊपन समाप्त हो जाता था। तो जब किसान धान की खेती करते थे तो धान उग नहीं पाता था। ओके दोस्तों, इसलिए किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा था। धीरे धीरे किसान इस बात को समझ रहे थे। आगे देखते हैं पहले प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु को। देखिए, नील की खेती 2 तरीके से निज यानी कि निजी लोगों द्वारा और रैयती द्वारा की जाती थी। निज खेती में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे। मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब देखिए रैयती व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। देखिए रैयती व्यवस्था के तहत
बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध पट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयत की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्ज मिलता था। ये हम आपको बता ही चुके, कर्ज देते थे वो भी नगद। कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, ये भी आप लोगों को बता दिया। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। बागान का जो मालिक होता था वो बीज और उपकरण मुहैया कराता था, हल वगैरह, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। अब देखिए, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था और यही चक्र दोबारा चलता रहता था। तो किसान ये चीज़ समझ गए कि हमें इस प्रकार तो कर्ज से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ओके दोस्तों, नीचे चित्र दिए गए और भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुषों द्वारा की जाती थी, जो आप इस प्रश्न में देख रहे होंगे, इस चित्र में देख पा रहे होंगे। और देखिए, खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर, नील के पौधों को काट करके जो गट्ठर लाए जा रहे हैं वो भी इसमें आप लोगों को दिख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17वां, ब्रिटिश काल में बागान मालिकों और नील की खेती करने वाले रैयतों के मध्य टकरावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उन लोगों के मध्य टकराव क्यों हुआ। देखिए, बंगाल के किसानों ने नील की खेती करने से साफ मना कर दिया। लगान वसूली के लिए आने वाले एजेंटों की पिटाई कर दी गई। अब देखिए, वो समझ चुके थे कि ये कर्ज का चक्र कभी टूटेगा नहीं, इसलिए उन्होंने नील की खेती करने से साफ मना कर दिया। और जो लगान था उसकी वसूली के लिए जो एजेंट आते थे, जिन्हें गुमाश्ता कहा जाता था, क्या कहा जाता था? गुमाश्ता। लिख लेना, उन एजेंटों को गुमाश्ता कहा जाता था। गुमास्ताओं की पिटाई करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा ही अकेले दम पर नहीं करते थे, जमींदार भी उन लोगों के साथ हुआ करते थे और गांव के मुखियाओं की शय पर ये सारे काम किया करते थे। अगला पॉइंट, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना। कौन सा आयोग बना था? नील आयोग, जिससे बागान मालिकों को ही दोषी बताया गया था। बिल्कुल बात सही है, बागान मालिकों को दोषी बताया गया। फिर रैयत वालों से कहा गया कि आप इस साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें, अगली बार से आप कोई कर्ज ना लें और आप नील की खेती करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। 1918 में चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह बात भी सत्य है। दोस्तों, निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके सारे के सारे कथन ही सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ये देखिए, यहाँ देखिए, नील विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, अभी तक आप लोग समझ ही चुके होंगे। नील विद्रोह आपका 1859 में शुरू हुआ था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं। मार्च में 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। देखिए, नील की फसल काफ़ी गहराई तक जड़ें जमा लेती थी, जिसमें उन पर धान की फसल नहीं होती थी और उपजाऊपना भूमि का समाप्त हो जाता था। ये विरोध का मुख्य कारण था। और एजेंटों की पिटाई लगाना उन लोगों ने चालू कर दिया था, जिसे गुमास्ता कहते थे, वो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए, नील आयोग जो बना था, तो नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके दोस्तों, नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, WS सीटन कार, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों, नील आयोग का अध्यक्ष आपका WS सीटन कार था। नील आयोग द्वारा एक जांच रिपोर्ट या पेश की गई थी, उसके अंश हमने आप लोगों को लगाए जिससे आप समझ सकें। देखिए, ये देखिए, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। देखिए, चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला, क्या नाम था उसका? हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 की बात है, को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। तो हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटन कार, नील आयोग के अध्यक्ष ने जब उनसे पूछा, क्या तुम नील की खेती करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला ने क्या कहा, देखिए, उन्होंने कहा, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। फिर देखिए, श्री साले जो थे, उन्होंने उनसे फिर पूछा, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? तो हाजी मुल्ला ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये कौन सी रिपोर्ट का पेज है? देख लीजिए ढंग से। नील आयोग की रिपोर्ट है, खंड 2, सबूतनामा, पेज नंबर 67। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अन्य अंतर वाला पोर्शन। यहाँ पर भी नील उत्पादन से संबंधित बात बताई गई है, पर भारत के बाहर की है। देखिए, 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जिसका नाम था जॉ बैप्टिस्ट लवात ने कैरिबियाई द्वीप का दौरा किया। इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा।
यह तस्वीर लवात की एक पुस्तक से ली गई है। किससे ली गई है? लवात की एक पुस्तक से ली गई है। इसमें नील बनाने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन को 4 चरणों में दर्शाया गया है। बाएं से आप देख रहे हैं गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेटलर बाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहे हैं। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहा है। ओके दोस्तों, आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कैसी लगी आज की वीडियो, हम लोगों द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।